हाय गाइस, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दवाइयों का एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे किया जाता है, इसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कौन से टाइप्स के वो प्रोडक्ट है जो इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, साथ ही कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपका मेजर क्लाइंटल बन सकती है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, साथ ही इस बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर कितना है और डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मैनेज किया जाए। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड में वैक्सीन और मेडिसिन की इंडस्ट्री में। लगभग 20% वर्ल्ड की जेनरिक मेडिसिन का शेयर अकेले इंडिया के पास, और साथ ही वर्ल्ड में जितनी वैक्सीन्स लगती है उसका 60% इंडिया प्रोवाइड करता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि कितनी दवाई एक्सपोर्ट होती है, तो उस मामले में इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको मैं ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 77% जितने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल, उसी के साथ लगभग 19% के बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडियरीज है। इसी के साथ 2% का हमारा सर्जिकल एक्सपोर्ट है और 2% का आयुष और हर्बल एक्सपोर्ट है। तो ये मोटे माटी वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से धड़ल्ले से एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की बात करी जाए तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऐसी कंपनीज जिनके पास यूएस एफडीए का वैलिडेशन है वो इंडिया में है। अगर वर्ल्ड की 20 जेनरिक कंपनीज की बात करी जाए तो उसमें से 8 तो हमारे इंडिया में ही है। इंडिया का जो मेडिसिन प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये आप इस बात से जान सकते हैं कि हमारा जितना टोटल एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें से 55% हाईली रेगुलेटेड मार्केट में जाता है, यानी उन कंट्रीज में जाता है जहां पर रूल्स नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जहां पर हर एक चीज़ की बारीकी से पड़ताल की जाती है। और ऐसी जगहों पर हम 55% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हमारी मेडिसिन। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया वैक्सीन के मामले में 60% शेयर रखता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में वैक्सीन प्रोवाइड करती है उसका 65 to 70% सप्लाई अकेला इंडिया पूरी करता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का वैक्सीन मैन है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है उसको समझने के लिए हमें पास्ट ट्रेंड देखना जरूरी है। तो इस चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2016-17 में जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स 16.79 बिलियन डॉलर थे, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 24.62 बिलियन डॉलर हो गए। तो ये काफ़ी बड़ा जंप है कंसिडरिंग कि ये मार्केट कितना टाइट है और यहाँ पर नए नए डेवलपमेंट्स लगातार आते रहते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडिया से सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल खरीदती है, ये जानने के बाद ही आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन किस कंट्री के अकॉर्डिंग करनी है। तो ये जानने के लिए भी हमारे पास एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है जो 2021 और 2022 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 29% हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकेला अमेरिका ले गया। उसके बाद लगभग 3% जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूनाइटेड किंगडम ले गया, 2.5% जितने लगभग रशिया ले गया। उसी के साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी है जो हमसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन लेती है, जैसे आपके पास साउथ अफ्रीका है, नाइजेरिया है, साथ ही लैटिन अमेरिका में हमारे पास ब्राज़ील एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। फिर उसके बाद यूरोप के अंदर जब हम बात करते हैं तो जर्मनी और फ्रांस भी हमारे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स। तो इस तरीके से आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा होगा कि इंडिया की मेडिसिन क्वालिटी कितनी हाई है और कौन कौन सी कंट्रीज उनको हाईली प्रेफर करती है। तो अगर आप भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हैं आपके टारगेट मार्केट्स। अब दवाई का काम है तो थोड़ा रेगुलेटेड काम, थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर हम इसे एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अगर क्विकली ब्रीफ अप करें तो सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, उसके साथ आपको कंपनी का पैन कार्ड मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर और लगता है जिसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल डोजियर। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दवाई के बारे में पूरी डिटेल्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, सबसे पहले जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई, फिर इनका अप्रूव्ड जेनेरिक नेम कौन सा है जो दवाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका, साथ ही डोसेज किस टाइप का है, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो भी हमें यहाँ पर डिटेल में बताना होता है। इसके बाद हमने पैकेजिंग कैसे कर रखी है, 10 का पत्ता है, 15 का पत्ता है, या वाइल है या इंजेक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपको साथ में लिस्ट ऑफ कंट्रीज भी देनी होती है जहां पर ये दवाई अप्रूव्ड है या फिर बैंड है, और या फिर एक टाइम पे अप्रूव थी लेकिन अब उन्होंने विड्रॉ कर ली है। अब चूंकि दवाई का मामला है तो आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दवाई के अंदर क्या क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है, साथ ही इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देनी है, और साथ ही इसको बनाने का मेथड कौन सा यूज़ किया गया है, कौन से प्रोसेस से इसको बनाया गया है। इसी के साथ आपको कुछ रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होगी जिसके अंदर दवाई की स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में क्लैरिटी दी गई हो। तो ये बेसिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दवाई एक्सपोर्ट करते टाइम ध्यान रखने हैं। लेकिन ये लिस्ट जो है ना ये इंडिया से रिलेटेड है, तो अगर आप अमेरिका भेज रहे तो हो सकता है अमेरिका का जो आपका बायर है उसको कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको कोई और लाइसेंसेस चाहिए हो तो वो आपके एडिशनल आएंगे। यूरोप का कोई बायर है या अफ्रीका का कोई बायर है तो जो कंट्रीज़ के जैसे नॉर्म्स वैसे आपके डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जाएंगे। अब जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात है तो हमें फार्म एक्सेल, ये एक गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे हमने स्पाइस बोर्ड देखा था, अपीडा देखा था, उस तरीके से फार्मा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट की संस्था है। हमें यहाँ का RCMC लेना ज़रूरी है। RCMC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इस पर भी पूरा डिटेल्ड वीडियो बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। दवाई एक्सपोर्ट करने के केस में WHO और GMP सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। यह सर्टिफिकेट आपको DGFT से अप्लाई करना होता है अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है पर मिल ज़रूर जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि सर मैं खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं तो किसी और से माल लेके आगे बेचना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको WHO GMP तो मिलेगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका WHO और GMP सर्टिफिकेट आपको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर ज़रूरी है कि मैं आपको US FDA के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। FDA जो है वो एक अथॉरिटी है अमेरिका में जो फूड और ड्रग्स जो कंट्री के अंदर बनते हैं या इंपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी की जांच करती है। तो अगर आप अमेरिका में कोई भी दवाई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर खाने पीने का सामान भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास FDA का अप्रूवल होना चाहिए। और FDA वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होता है, इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जिनके पास खुद की रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं है, खुद के पास टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, खुद के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्षमता नहीं है, वो क्या करती हैं, FDA के अप्रूवल को ही काउंट कर लेती है। यानी कि वो आपसे क्या कहेगी कि आपको हमारे कंट्री में माल भेजना है, हम ले लेंगे, आपके पास बस FDA का अप्रूवल होना चाहिए। देखिए मार्जिन का जो गेम है वो यहाँ पर भी है, तो डिमांड और सप्लाई से जुड़ा हुआ। जैसे कि अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है पर क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई बहुत कम है। तो वहाँ पर अगर आपको एक्सपोर्ट करने का चांस मिलता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपको 5 से 10 गुना प्राइस मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हर प्रोडक्ट की उतनी प्राइस नहीं मिलती है। तो कुछ अगर आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कोई क्रिटिकल मेडिसिन है, तो उसमें आपको 40-50% भी प्राइस मिल सकता है। उसी के साथ जैसे ही हम अमेरिका, यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर मार्केट आपके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन इन बड़ी कंट्रीज़ में आपको वॉल्यूम बहुत मिलता है। दोस्तों नॉर्मली इस चैनल पे जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तब हम सी ट्रांसपोर्ट को ही काउंट करते हैं, लेकिन दवाई के केस में हाईली पॉसिबल है कि आपको एयर कार्गो या एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम होती है, अर्जेंसी ज़्यादा होती है और हमें तुरंत पहुंचाना होता है। तो अगर आप एयर कार्गो एक्सपोर्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप एयर कार्गो के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है एयर कार्गो एग्जीक्यूटिव। वो सिर्फ 6 महीने का कोर्स है जिसके अंदर हम फुल डिटेल में आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं, साथ ही आपको इंटर्नशिप भी हम देते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jbsacademy.com। आप यहाँ पर जाकर उस कोर्स के बारे में और जानकारी पा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि इसको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा रश नहीं करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करना है, एक एक चीज़ को चेक करके काम करना है। स्पेशली जब आप एक मर्चेंट ट्रेडर है, यानी आप किसी और से माल खरीद के बेच रहे हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो क्वालिटी है दवाई की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की जान पे भी बात आ सकती है और उसके लिए आप जिम्मेदार कहलाएंगे। तो अगर आपका जो भी सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो आपको कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी की दवाई नहीं दे पाता है तो आपके लिए ये काफ़ी बड़ा रिस्की बिजनेस हो सकता है। साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखने की दोस्तों, दवाई की जो रीपैकिंग है, रीलेबलिंग है, एक बॉटल से निकाल के दूसरी में डाल दी, अपनी ब्रांड का लिख दिया, वो अलाउड नहीं है। जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है उसी का ही नाम रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही हमने एक्सपोर्ट किया तो आपके बायर के पास डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की डिटेल पहुंच गई, तो फिर आपका बायर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील कर लेगा और आप बिजनेस से हो गए साइड। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ों पे, आइटम्स पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है फॉर सेल इन इंडिया ओनली।
अगर इस टाइप की कोई भी दवाई है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है, जिसके लिए आपको हैवी फाइन और जेल भी हो सकती है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। आप कर सकते हैं इस काम को बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रॉफिटेबली, अगर आपके पास दवाइयों का नॉलेज है, आपके पास कोई रिलायबल सप्लायर है जो अपना WHO GMP सर्टिफिकेट भी आपके साथ शेयर करे और साथ ही आपको क्वालिटी अश्योरेंस भी दे सके। मेरी सलाह ये है कि बेसिक मेडिसिन से चालू करिए और फिर देखिए आगे डिमांड कैसी आती है और क्या आप उसे फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.